दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी का लघुत्तरीय प्रश्न। आज हम लोग बायोलॉजी का लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता से क्या समझते हैं वो पूछा गया है। उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं वो हम लोग को बताना है, उससे क्या समझते हैं और उसका उदाहरण देकर के समझाना है। तो चलिए देखते हैं। तो जब 2 पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाता है, कोई भी 2 पौधा लेकर के जब आपस में क्रॉस किया जाता है तो उसमें जो प्रथम पीढ़ी होती है वह तीसरी लक्षण प्रकट करता है, तीसरी लक्षण प्रकट हो जाता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में यह प्रभाविता के नियम को दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, पहले 2 पौधों को क्रॉस किया जाता है। कोई भी 2 पौधा है उसको जो है वह क्रॉस कराया जाता है किसी अलग पौधे से। कोई भी एक पौधा ले लेते हैं और कोई दूसरा पौधा ले लेते हैं, इसका जो है वह क्रॉस कराया जाता है आपस में। तो क्रॉस कराने पर जो होती है प्रथम पीढ़ी का तीसरा लक्षण प्रकट होता है, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें यह प्रभाविता के नियम को दर्शाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब पहली पीढ़ी जो है वो कुछ और लक्षण प्रकट करेगा और दूसरी पीढ़ी जो है वो कुछ और लक्षण प्रकट करेगा। तो ये दोनों को मिल करके ही बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। एग्जाम्पल में ले सकते हैं गुलाब बास। ये एक पौधा है, मतलब एग्जाम्पल में लेते हैं कि इस नामक का पौधा इसे प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें जो होता है लाल एवं उजले रंग के पुष्प वाले पौधे को क्रॉस कराने पर एक जो है वो लाल रंग का पुष्प है और दूसरा जो है वह उजले रंग का पुष्प है। तो लाल रंग को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं और उजले वाले को W से। तो ये जो है वह लाल रंग के पुष्प और उजले रंग के पुष्प वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस कराने पर जो होती है गुलाबी रंग पर क्रॉस कराने पर सभी गुलाबी रंग के हो गए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में इसका अनुपात जो है प्रभाविता नियम पर आया, प्रभाविता नियम पर था। तो ये जो है लाल रंग जो है वो प्रथम पीढ़ी में अपूर्ण रूप से प्रभाविता था। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग का गुलाब बास हो जाएगा। गुलाब बास में क्या था, हम लोग जो है वो लाल और उजले रंग के पुष्प को क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर हम लोग को गुलाबी रंग का प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो हुआ कि दूसरी पीढ़ी में इसका अनुपात जो हुआ प्रभाविता नियम पर था, इसलिए जो है वह क्या हुआ, वह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाया। और लाल रंग का जो है वह प्रथम पीढ़ी में अपूर्ण रूप से प्रभावित था। तो इसी के कारण जो है वो हम लोग को अपूर्ण प्रभाविता दर्शाया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। उदाहरण जो है वो गुलाब बास को दे दिया गया है, बताया गया इस पर। तो जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें एक अलग जाति के पौधे, कोई भी पौधा ले सकते हैं। एक अगर आम ले ले तो दूसरा जो लीची का है एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो उसमें क्रॉस कराया गया, तब उसमें जो है वो क्या प्रथम पीढ़ी में तीसरा लक्षण प्रकट हुआ और दूसरे पीढ़ी में जो है वो प्रभाविता नियम को दर्शाया। तो उसी प्रकार बोला गया कि गुलाब बास एक नामक पौधा लिया गया है जिसमें एक जो है लाल और एक उजले रंग का पुष्प वाले पौधे को क्रॉस कराया। तब जब क्रॉस कराया तो उसमें ना लाल हुआ ना उजला हुआ, उसमें जो है वह गुलाबी कलर का पौधा जो है वह प्राप्त हुआ हम लोग को। तो उसके हिसाब से पता चला कि जो दूसरी पीढ़ी का अनुपात था वो प्रभावी नियम को दर्शाया और प्रथम पीढ़ी वाला जो लाल रंग था वह अपूर्ण रूप को दर्शाया, जिसके कारण जो है वह पौधा कैसा हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सब जो है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है DNA के द्विसूत्री संरचना के 2 मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। तो DNA की जो द्विसूत्री बोला गया है, ये जो है वो हम लोग का DNA है। DNA का बोला गया है कि द्विसूत्री
द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदुओं की विवेचना करना है। तो डीएनए के द्विसूत्री संरचना में दो बिंदु इस प्रकार है। पहला जो हो जाएगा द्विभुजीय संरचना है। ये इसमें जो होती है दो, अकेला नहीं है, अकेला रहता तो ये आरएनए हो जाता। इसमें दो सूत्र हैं, तो ये जो है दो भुजीय संरचना है। दोनों भुजें एक दूसरे के प्रति समानांतर होता है। ये नहीं कि एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों जो होता है वह इक्वली होता है, समानांतर होता है। तो ये जो है वह डीएनए का कुछ मुख्य बिंदु है। तो ये आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि परिभाषित करें, निम्नांकित को परिभाषित करें, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो पहला हम लोग के पास है आभासी फल, दूसरा वास्तविक फल, तीसरा है अनिषेचन जनित फल, चौथा जो है वह बहुभ्रूणता। तो चलिए पहला देखते हैं आभासी फल। तो आभासी फल, जब फल का विकास जो है अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग यानी पुष्पासन से होता है तो उसे ही बोलते हैं आभासी फल। इसमें बोला गया है कि आभासी फल कैसे विकास होता है, जब फल का विकास जो होता है अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्प के अन्य भाग से ही होता है, जिसे हम लोग पुष्पासन बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी फल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सेब। आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे जहाँ पे लिखा क्वेश्चन रहता है कि निम्नांकित में से कौन आभासी फल है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से राइट आंसर जो हो जाता है सेब हो जाता है। तो सेब को आभासी फल कहा जाता है। सेब का बहुत सारे नाम है। सेब को आभासी फल कहा जाता है, मिथ्या फल कहा जाता है, झूठा फल कहा जाता है, और सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो वहाँ पे सेब ही सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आभासी फल को परिभाषित करना है और इसका एग्जाम्पल देना है। तो आभासी फल जो वो है, मतलब आभासी फल वैसा फल है जिसका विकास जो है वो अंडाशय से नहीं होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं आभासी फल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेब है। दूसरा देखते हैं वास्तविक फल। तो वास्तविक फल का विकास जो है वो अंडाशय से होता है तो वास्तविक फल कहलाता है। जिस फल का विकास अंडाशय से होता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक फल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आम। आम जो है वह वास्तविक फल है। तो आप लोग को आभासी फल और वास्तविक फल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनिषेचित फल। तो अनिषेचित फल का मतलब बिना निषेचन के वैसा फल का विकास, वैसा विकास जिसमें गैर निषेचित अंडाशय द्वारा होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनिषेचित फल। जिसमें निषेचन नहीं होता है फिर भी उसमें क्या होता है, फल का निर्माण होता है, उसे ही हम बोलते हैं अनिषेचित फल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा केला। केला जो है वो अनिषेचित फल है। ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब हम लोग के पास चौथा बचा बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो एक अंडाशय में अनेक भ्रूण का निर्माण होता है। एक अंडाशय में अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, उसे ही बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा नींबू। नींबू में आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत सारे मतलब भ्रूण रहते हैं। तो नींबू जो है हो जाएगा ये बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुभ्रूणता को परिभाषित करना है। तो बहुभ्रूणता एक ऐसा फल है जिसका जो निर्माण जो होता है वह एक अंडाशय में भ्रूण का निर्माण बहुत सारे होते हैं, एक से अत्यधिक होता है, उसे ही बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जीन उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं, जैव प्रक्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है वो बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो जब उत्परिवर्तन की क्रिया विशिष्ट जीन पर संपन्न होती है, जब उत्परिवर्तन की क्रिया किस पे संपन्न होती है, विशिष्ट जीन पर संपन्न होती है, तो जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैव विकास को उत्परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका है। जीन उत्परिवर्तन से जीन में नए स्थानांतरण होता है। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो जाएगा,
जो जीन उत्परिवर्तन होते हैं उससे जीन में ह्रास होता है, नए स्थानांतरण होता है, जिससे नए नए लक्षण की संभावना बढ़ जाती है। यह नया जीन में परिवर्तन करता है। तो ये जो है वह जैव प्रक्रम विकास में भूमिका है किसकी? जीन उत्परिवर्तन का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब परिवर्तन की क्रिया विशिष्ट जीन से पर संपन्न होती है, विशिष्ट जीन पर संपन्न होती है, उसे ही बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है DNA प्रकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम्स का नाम बताइए, प्रत्येक का विशिष्ट कार्य को भी बताइए। तो इसमें पूछा गया कि जीन प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम बताना है, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक का कार्य भी बताना है। तो आइए देखते हैं। तो डीएनए का पहला जो हो जाएगा पॉलीमरेज, क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज। यह डीएनए की भुजाओं को तोड़ता है। पॉलीमरेज जो है वो क्या है? डीएनए की भुजाओं को तोड़ देता है। और दूसरा जो हो जाएगा डीएनए लाइगेज, यह डीएनए के टूटे हुए भाग को जोड़ देता है। तो पॉलीमरेज और लाइगेज ये क्या है? ये एक एंजाइम है। और इस डीएनए में इसका क्या कार्य है? पॉलीमरेज का कार्य है कि ये जो डीएनए की भुजाएं होती है उसको तोड़ देता है, और लाइगेज का जो काम होता है ये टूटे भाग को जोड़ देता है। तो ये है 2 इनके कार्य। आप लोग अगर इतना भी लिख करके आएंगे तो 2 मार्क्स आप लोग को पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार के पुनर्योगज डीएनए तकनीक में मदद करता है? तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है वो देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए तकनीक में ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो विजातीय डीएनए को पोषण कोशिका के प्रवेश कराने की क्रिया सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहलाती है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण किसे कहते हैं? विजातीय डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराने की क्रिया को, डीएनए को पोषण कोशिका में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंतःक्षेपण। मनोवांछित डीएनए को प्रवेश कराकर नए नए लक्षणों को विकसित कराने में सहायक होता है। इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किस प्रकार के पुनर्योगज डीएनए तकनीक में मदद करता है। तो ये जो है वो मनोवांछित डीएनए को प्रवेश करा करके नए नए लक्षण को विकसित करने में मदद करता है। अतः आसानी से पुनर्योगज डीएनए तैयार करा लिया जाता है। इसके वजह से आसानी से पुनर्योगज डीएनए तैयार हो जाता है। तो ये था इनका जवाब। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पन्न में मुख्य लाभ क्या है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए, उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है कि उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, मतलब हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न कराने की जो विधि होती है उसे ही बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। जैसे में आप लोगों ने नर्सरी में देखा होगा जहाँ पे प्लांट व्लांट का जो क्या बोलते हैं उसको देखभाल किया जाता है, नए प्लांट का बनाया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे जो है बहुत सारे तकनीक का यूज होता है। मतलब मान ले कि अगर किसी भी प्लांट का पेड़ चाहिए, किसी भी पौधे का नया पेड़ चाहिए, पेड़ बनाना हो, निर्माण करना हो, तो क्या करते हैं? मान लीजिए आप ये तकनीक जो है वो जैसे बैंगिंग प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए ये अगर पेड़, एक मिनट, मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, आम का पेड़ है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए ये टहनी में हम लोग को किसी भी पेड़ को अगर जर्मिनेट करना है यानी बनाना है, निर्माण करना है, तो सबसे पहले इस वाले भाग को छील देंगे। ऊपर का जो कवरिंग जो होता है ब्लैक और ब्राउन कलर का, उसको छील देंगे। उसके ऊपर जो होता है मिट्टी लगा करके उसके बाद बोरा से बांध देते हैं। तो इसे मतलब कुछ समय के बाद इसमें जो होता है नया पौधा पेड़
उगने लगता है। तो ये सब जो होती है बैंगिंग प्रोसेस में होती है, और बैंगिंग प्रोसेस के बाद जो प्रोसेसिंग होता है उसे ही बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। बैंगिंग प्रोसेस में 1 से 2, 3, 4 इतना ही पेड़ जो है वो बारी बारी से निर्माण किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा जो है वह हजारों की संख्या में उत्पन्न किया जा सकता है, पादपों को उत्पन्न किया जा सकता है इस विधि द्वारा। इसके द्वारा जो होता है वह टमाटर, केला, सेब आदि के बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जाता है। इसमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। इसमें जो होता है इसके द्वारा टमाटर के पौधे को देखा होगा आप लोगों ने, केला के पेड़ को देखा होगा। केला को पेड़ के तो आप लोग जरूर देखेंगे, इस पर टाइप का रहता है, केला का पौधा ऐसा रहता है। तो इसका जो है वह केला के पौधे को भी किया जाता है, सेब के पेड़ को भी किया जाता है। तो आदि बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जाता है किस विधि द्वारा? सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा। और जो भी पौधे जो होते हैं वह इस माध्यम से उगते हैं, बनते हैं, निर्माण होते हैं, वो पादप नॉर्मली जो होते हैं बीज से उगाया जाता है उसके बराबर होता है, आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ये इक्वली होते हैं इन सबके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज क्या है? प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज क्या है? आनुवंशिक प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व है वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिबंधी इंडोन्यूक्लिएज। तो वैसा प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए के आंतरिक भुजा को तोड़ता है तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। इसमें बोला गया है कि वैसा प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए के आंतरिक भुजा को तोड़ता है, आंतरिक, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर जो होती है ये क्या होती है, ये रेखाएं होती हैं। तो इस वाले भाग को तोड़ता है उसे ही बोलते हैं क्या? आंतरिक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज। इस वाले भाग को तोड़ दिया, ये सब भाग को तोड़ दिया तो क्या बोलते हैं इसके? प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज। तो याद रखिएगा क्या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज किसे कहते हैं? वैसे प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए के आंतरिक भुजा को तोड़ देता है, आंतरिक भुजा को क्या करता है? तोड़ देता है। ये हम लोग का डीएनए है और इसका आंतरिक भाग क्या हो गया? ये इस टाइप से रहता है और इसी को तोड़ देता है, अंदर वाले भाग को ही तोड़ देता है। तो ध्यान में रखिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। यह डीएनए के विशिष्ट भुजा को पहचानता है और उसे विशिष्ट स्थान पर तोड़ता है। यह क्या करता है? ये विशिष्ट भुजा को पहचानता है, इसे पहचानने ये आसानी से पहचान सकता है और उसी स्थान को तोड़ देता है। पहले तो इसको पहचान लेता है फिर उसके बाद तोड़ देता है। मोनोनुक्लियोटाइड डीएनए को तैयार करने में सहायक करता है। बाद में ये जो है वह क्या करता है? डीएनए को तैयार करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मलेरिया रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार को लिखे। मलेरिया रोग का रोगजनक बताना है, संक्रमण की प्रकृति बताना है, लक्षणों को बताना है और उपचार को भी बताना है। तो इसमें हम लोग को पास मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोगजनक। मलेरिया के रोगजनक देखते हैं। तो रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका संचालन मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। तो रोग किस तरह से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका संचालन जो होता है वह क्या है? मादा एनोफिलिक मच्छर के द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं लक्षण। लक्षण क्या होता है? जाड़ा युक्त बुखार, मतलब जाड़ा के साथ साथ बुखार रहता है। दूसरा जो हो जाएगा सर्वाधिक बुखार का उत्पन्न होना, मुख्य लक्षण है। इसमें सबसे अत्यधिक जो होता है वह बुखार उत्पन्न होता है। इसका जो उपचार हो जाएगा, क्विनाइन समूह की दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका संचालन क्या है? संचालन जो है मादा एनोफिलिक मच्छर के द्वारा होता है। लक्षण जो है इसमें जाड़ा बुखार होता है, सबसे अत्यधिक बुखार होता है। और इसका उपचार जो है वह क्विनाइन समूह की दवाइयों का प्रयोग करना। तो करने से ये मलेरिया दूर हो जाता है। तो ये था हम लोग का मलेरिया के बारे में, रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षणों एवं उपचार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। वाहित मल से क्या समझते हैं? वाहित मल उपचार में
सूक्ष्मजीवी की भूमिका का वर्णन करें। तो वाहित मल से क्या समझते हैं वो देखते हैं, फिर हम लोग इनकी भूमिका देखेंगे। तो नगर में वाहित होने पर मल मूत्र एवं व्यर्थ जल को वहित मल कहा जाता है। नगर में वहित होने पर मलमूत्र और व्यर्थ जल को क्या बोलते हैं? वहित मल बोलते हैं। आप लोग अपने गांव मोहल्ले में देखे होंगे कि वहित होने पर जो मलमूत्र होते हैं, व्यर्थ जल होते हैं, उसे ही बोलते हैं वहित मल। इसका कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इसने जो होता है वह क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाहित मल का जब उपचार किया जाता है तो इसमें सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें वायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का खपत होता है और BOD को न्यून बनाता है। तो इसकी जो भूमिका थी वो यहाँ है। तो वाहित मल से क्या समझते हैं? आप लोग समझ गए होंगे कि वाहित मल होने पर मलमूत्र एवं व्यर्थ जल को ही वाहित मल कहा जाता है। और इसमें जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्मजीव भी होते हैं और इसका उपचार जो है वह सूक्ष्मजीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जो होता है वो वायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का खपत होता है और BOD को न्यून बनाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? भारतवर्ष में पाए जाने वाले 2 हॉट स्पॉट के नाम बताइए और उसकी विशेषता को भी लिखें। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट, जातीय समृद्धि क्षेत्र को ही हॉट स्पॉट कहा जाता है। जातीय समृद्धि क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, इंडो बर्मा एवं हिमालय प्रमुख हॉट स्पॉट है। ये 4 जो जगह हुआ क्या है? प्रमुख हॉट स्पॉट है। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये जो है वह प्रमुख हॉट स्पॉट है, जो कि इन क्षेत्रों में आबादियों की संख्या अत्यधिक है। क्या है? इनमें जो है वह आवासित जातियों की संख्या सबसे अत्यधिक है। तो ये जो है वह इस क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओजोन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? ओजोन क्षय का मुख्य कारण बताइए। तो चलिए देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने के कारण ओजोन परत काफ़ी पतली हो गई है। इसमें बोला गया है कि जो समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने के कारण क्या हुआ? ओजोन परत क्या हो गई? काफ़ी पतली हो गई है, जिसमें सामान्यतः ओजोन परत का क्षय या ओजोन छिद्र कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत का क्षय या फिर ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन क्षय का प्रमुख कारण वातावरण में बढ़ती हुई क्लोरोफिल कार्बन, जिसके कारण Cl यानी क्लोरोफिल परमाणु का मोचन होता है, जो कि ओजोन को तोड़ने में सहायक होता है। तो ये जो है वो ओजोन क्षय का मुख्य कारण है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 13 जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और किस प्रकार से लिखना है वो मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोग को लिख करके बताया है, इसी प्रकार से 2 नंबर वाले क्वेश्चन लिखना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में है 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले आप लोग को मैक्सिमम 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। और वो भी किस बेसिस पे लिखना होगा? आप लोग जिस प्रकार से मैंने लिखा है बस आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसके बाद आराम से लिख सकते हैं, आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ, पहला प्राकृतिक विधियाँ है। तो प्राकृतिक विधिया में क्या हो जाएगा? ये अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को सेकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका एक उपाय जो है वह आवधिक संयम जो है वह आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपत्ति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन कार्य से बचते हैं, जिसमें अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानी जाती है। इसे निषेचन अवधि भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक विधि में जो होगा 2-3 विधि हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विधि में। तो पहला विधि क्या हो जाएगा? इसमें जो होगा अंडाणु और शुक्राणु जो है वह क्या सेकने के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसका जो उपाय हो जाएगा आवधिक संयम जो हो जाएगा। एक दंपत्ति माहवारी चक्र यानी माहवारी चक्र मतलब जो हो जाएगा वो जो आवर्त चक्र जो होता है, जो कि पीरियड्स जिसे बोलते हैं, ये जो है वह 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन कार्य से बचते हैं।
ये जो होता है 10 में से 17वें दिन में क्या होता है, मैथुन काल से बचता है, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानी जाती है, जिसे निषेचन अवधि भी कहा जाता है। दूसरा जो है वह बाह्य संखलन या फिर अतिरिक्त मैथुन। इस विधि में जो होगा, पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर संकलन में पूर्व स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल करके वीर सेचन से बचते हैं। तो वीर संकलन विधि में क्या होगा कि जो पुरुष साथी संभोग के दौरान क्या करेगा, वीर संकलन जो है वह अपने स्त्री की योनि से निकाल करके अपना वीर सेचन से बचेगा। तो ये 2 है। तीसरा जो हो जाएगा स्तनपान या फिर अनावर्त प्रसव। तो इसके बाद जो है स्त्री द्वारा जब स्तनपान होता है तब तक आवर्त चक्र शुरू नहीं होता है। तो यह विधि सिर्फ 4 से 6 महीने के लिए कार्यरत है, मतलब ये सिर्फ 4 से 6 महीने तक ही कार्य करता है। तो ये 3 विधि जो है वो प्राकृतिक रूप से है। अब देखते हैं रोग विधि। रोग विधि में जो हो जाएगा, इस विधि में अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन कार्य से अलग रखने की विधि है। रोग विधि क्या है, इसमें जो है वह क्या है, अंडाणु तथा शुक्राणु के निषेचन कार्य से अलग रखने की विधि है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें कंडोम, जिसे निरोध बोलते हैं, कंडोम कहा जाता है, इसका उपयोग पुरुष के लिंग या फिर स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग के ठीक पहले ढक दिया जाता है, जिससे संकलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है वह पहले तो हम लोग प्राकृतिक विधि देख लिए थे। ये जो है वो रोग विधि है, ये सामान्यतः मानव द्वारा निर्माण किया गया है। इसमें जो है वह बोला गया है कि जब अंडाणु और शुक्राणु निषेचन कार्य में जब जाएंगे तो उसको अलग रखने की विधि है। ये किस प्रकार की विधि है, ये अलग रखा जाता है निषेचन कार्य को। इसमें जो है वह पुरुष या फिर स्त्री जो है वो उपलब्ध, जो कि कंडोम नाम से जिसे निरोध बोलते हैं, इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद जो है वह अगर जनन मार्ग में प्रवेश अगर संभोग किया जा रहा है तो इसमें जो है वह जनन मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। तो ये जो है वह क्या है, एक ऐसी विधि है जो निषेचन को रोकता है। भारत में दूसरी प्रभावी एवं लोकप्रिय विधि गर्भाशय युक्ति है। आजकल इसका उपयोग जो है वह IUDs, जिसे कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर 7 बोलते हैं, मल्टी लोड या फिर हार्मोन विनोचक शामिल है। ये सब महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन, जिसे मौखिक रूप से लिया जाता है। तो महिलाओं द्वारा जो भी मेडिसिन लिया जाता है, जिससे क्या होती है, गर्भ जो है होता है वह धारण नहीं कर सकती है। इसे महीना और इंजेक्शन बहुत सारे जो है वह ये लेने से क्या होती है, वो मां नहीं बन सकती है। तो इसका भी उपयोग किया जा रहा है, कॉपर टी का उपयोग किया जा रहा है, कॉपर 7 का उपयोग किया जा रहा है, हार्मोन्स का यूज किया जा रहा है, मल्टी लोड का यूज किया जा रहा है। इससे जो है वह क्या है, इससे जो है वह गर्भ धारण नहीं कर सकती है और इससे जो है वह जनसंख्या में नियंत्रण आ सकता है। और तीसरा जो हो जाएगा, पहला तो प्राकृतिक, दूसरा रोग विधि और तीसरा हम लोग देखते हैं शल्य क्रिया विधि। तो ये जो है वो बंध्याकरण कहा जाता है इस विधि को। ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो हो जाएगा सुवाहक शुक्रवाहक विसेचक। इसमें पुरुष जो बंध्याकरण कहा जाता है, इसे पुरुष जनन तंत्र के शुक्रवाही को काटकर अलग करके बांध दिया जाता है। ये दूसरा जो हो जाएगा नलिका उच्छेदन। इसमें महिला नसबंदी या फिर वंध्याकरण कहा जाता है। इसमें महिला जनन तंत्र के फैलोपियन नलिका को काटकर अलग कर के बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु का स्थानांतरण रुक जाता है। तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि इसमें जो है हम लोग देखते हैं, इसमें बोला गया है कि क्या महिला के फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है। तो फैलोपियन नलिका कहाँ पे होती है, ये जो है हम लोग का फिंगर है, यहाँ पे अंडाणु है, यहाँ पे भी अंडाणु है। तो बोला गया है कि फिंगर, तो मान लीजिए शुक्राणु यहाँ से जा रहा है, ठीक है, शुक्राणु जो है वह यहाँ से होकर जा रहा है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा। इस जगह को ही बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो इस जगह को काट देने पर क्या हो जाएगा, इस जगह को काटने पर बोला गया है, को काटने से क्या हो जाएगा, स्थानांतरण रुक जाएगा। तो ये विधि है जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। तो आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट होता है ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।